फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नित्या विज। तो इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं जो आपका फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है उसके अंदर आपका एक ग्रेजुएशन लेवल पार्ट 2 का जो आपका सिलेबस का पार्ट है, ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है उसके अंदर आपके लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच दिए गए हैं। तो आज से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं और हम वन बाय वन सब इसके अंदर जितने भी फॉर्म्स आते हैं, लिटरेरी फॉर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच, वो सब यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हमारी टॉपिक से, और दैट इज एलएसी। एलएसी ये सिर्फ इसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये बेसिक है एलएसी का और बहुत अच्छे से सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं यहाँ कवर करने वाली हूँ। तो ये ऑलमोस्ट हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, तो आप इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए क्योंकि जब भी नया वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलएसी। एलएसी क्या होता है? एलएसी इसको बोला जाता है एलएसी, ठीक है। तो एलएसी क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, लिटरेचर के अंदर जो कई तरह के लिटरेरी फॉर्म्स होते हैं। जब भी कोई कवि पोएट कुछ लिखने लगता है तो उसके कई तरीके होते हैं। कोई चीज़ खुशी में लिखी जाती है, कोई चीज़ विवाह शादियों में गाई जाती है, बोली जाती है। इसी तरह से कुछ शांति के टाइम में। अब जैसे एक उदाहरण देकर के मैं अगर समझाऊं तो जैसे सुबह के टाइम में क्या आप हिप हॉप म्यूजिक सुनना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे ना, बिल्कुल। आपको कैसा म्यूजिक चाहिए उस टाइम? शांत, मेडिटेशन टाइप का, बिल्कुल शांत, नेचुरल, जिसमें नेचर की वेव्स आए, इस तरह का, है ना। तो ये क्या है, ये जो म्यूजिक जो है, जो पोएट्स है, म्यूजिशियंस है, वो क्या करते हैं, मतलब उनके भी अलग अलग कैटेगरी होगी ना। एक सुबह का म्यूजिक है जो शांत होता है, एक पार्टी टाइम म्यूजिक है। अब पार्टी टाइम म्यूजिक के अंदर अगर सुबह के जो शांत म्यूजिक है वो चला दिया जाए तो क्या पार्टी का मजा आएगा? नहीं आएगा। उसी तरह से इसी तरह लिटरेरी फॉर्म्स है पोएट्स की भी, कि कौन सी पोएम किस समय बोली जाए। जैसे कि विवाह शादी के टाइम में कुछ अलग से गाने गाए जाते हैं, खुशी के माहौल के गाने गाए जाते हैं। अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो कुछ अलग सैड टाइप के गाए जाएंगे। तो यही बात है यहाँ पर कि जब किसी की मृत्यु होती है तो लिटरेचर के अंदर पोइट्स क्या करते हैं? अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, ठीक है, और वो भी एक ऐसे अंदाज में कि हर कोई सुनने वाले को उसमें रस आए, मजा आए सुनने में, ठीक है। तो इस एलिजी जो है ये इसी तरह का एक लिटरेरी फॉर्म है जिसके अंदर जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके ऊपर कोई व्यक्ति, कोई जो पोएट है या राइटर है, वो अपनी भावनाओं को जो व्यक्त करता है, ठीक है, तो उस चीज को एलिजी बोला जाता है। जब किसी के फ्यूनरल सॉन्ग, ये एक तरह का फ्यूनरल सॉन्ग है। फ्यूनरल सॉन्ग जब किसी की मृत्यु पे ही गाया जाए, ठीक है। अब मृत्यु पे गाए जाने वाले क्या होते हैं? शोक गीत होते हैं, तो ये एक शोक गीत होता है, ठीक है। अब हम इसके थोड़े सा फैक्ट जानते हैं कि ये जो एलिजी है ये ग्रीक वर्ड है एलिगोस, इससे लिया गया है। ग्रीक वर्ड एलिगोस से लिया गया है। और जो ये एलिजी है ये इंग्लिश लिटरेचर में 16th सेंचुरी के अंदर ये इसका ओरिजिनेट हुई थी। लेकिन 18th सेंचुरी में जब वुडवर्ड्स की जो पोएम, जब उनकी रचना आती है लिरिकल बैलाड्स, वहाँ से रोमांटिक पीरियड स्टार्ट होता है और रोमांटिक पीरियड के अंदर एलिजीज का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था और यहीं से एलिजी पॉपुलर होती है। तो इससे पहले जो एलिजी थी वो सबसे पहले इस्तेमाल की गई थी ग्रीक और जो ग्रीक लिटरेचर है, ठीक है, ग्रीक और रोमन लिटरेचर के अंदर सबसे पहले एलिजीज का इस्तेमाल हुआ था। ओविड और कैटुलस एक पोएम कह सकते हैं, एक सोनेट या कुछ भी, कपलेट कह सकते हैं, कपलेट आया था ओविड एंड कैटुलस, और उसके वहीं से एलिजी की शुरुआत मानी जाती है, फर्स्ट एलिजी मानी जाती है ग्रीक लिटरेचर और रोमन लिटरेचर से। तो चलिए अब इसके बारे में हम जानते हैं कि हमने इतना तो समझ लिया कि एलिजी होती क्या है। एक ऐसा शोकगीत जो किसी की मृत्यु पे गाया जाए, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है, किसी की मृत्यु हो गई, उसका दोस्त पोएट जो भी है वो उसके लिए लिख रहा है, उसकी याद में लिख रहा है, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ चीजें और जानते हैं जो कि इसके लिए, इसकी क्वालिटी हम कह सकते हैं कि इसकी क्वालिटी है।
तो सबसे पहले ये क्या है, ये सोबर स्टाइल में लिखी जाती है। सोबर स्टाइल मतलब कि निराशाजनक भाव में। ऐसे नहीं है कि इसके अंदर कोई खुशी के भाव आ रहे हैं या खुशी व्यक्त की जा रही है, नहीं, ये दुख को व्यक्त करने का एक तरीका है। दुख को व्यक्त करने के लिए एक शोक गीत है, और इसीलिए इसमें इसको निराशाजनक भाव में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो लिखने वाला है उसके, वो किसी व्यक्ति को, चाहे वो उसका दोस्त हो, चाहे कोई बड़ी पर्सनैलिटी हो जिससे पूरे देश को लॉस हुआ हो, इस तरह के उसको, कोई किसी को खो चुका है और किसी को खोने के गम में ये लिखी जाती है, उसकी याद में लिखी जाती है, उसको एक तरह से उसको श्रद्धांजलि देने के लिए। तो इसमें किसी भी इसमें किसी मीटर, राइम या स्ट्रक्चर का यूज नहीं होता। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसके मेन थीम को समझो। जब पोएट किसी के लिए एलिजी लिखता है, तो जब निराशाजनक भाव में लिखा जाएगा तो उसके लिए उसका मन निराशा के भाव में जाएगा, तभी वो लिख पाएगा। ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, जब व्यक्ति निराश होता है तो वो कोई उसे कोई चीजों के वो आएगा, मतलब कोई इस नियम के अनुसार लिखना है, इस नियम के अनुसार लिखना है, क्या वो नियमों को याद कर पाएगा या नियमों को फॉलो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वही चीज है, सिंपल एलिजी तब लिखी जाती है जब एक व्यक्ति निराश है, निराशा के भाव में लिखी जाएगी। और जब निराशा के भाव में कोई व्यक्ति है तो वो किसी भी रूल को या किसी भी नियम को फॉलो नहीं करता। तो इसीलिए इसमें ना मैटर यूज होता है, ना राइम स्कीम है, ना इसका कोई स्ट्रक्चर होता है। ये जैसे उसके मन में आया कभी के उसने लिख दिया, जैसे उस राइटर के मन में आया उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर दिया। तो ये किसी रूल में बाउंड नहीं है कि ये इसी तरह लिखी जाए, ये किसी भी तरह जो भी उसके मन में आया, दुखी मन में जो भी आया उसने लिख दिया। ठीक है। और ये हमेशा फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है, फर्स्ट पर्सन में ये लिखी जाएगी। और इसमें इमोशंस शो किए जाते हैं। इमोशंस किसी भी रचना के अंदर किसी भी रचना में जान कब आती है? जान तभी आती है जब उसमें इमोशंस हो, भावनाएं हो। और भावनाओं से जो चीज लिखी जाए तभी वो एक सच्ची श्रद्धांजलि बनती है। एलिजी के अंदर अगर किसी को याद कर रहे हो तो उसके लिए भावनाएं व्यक्त करनी पड़ेंगी ना, और भावनाओं को व्यक्त करना ही, इमोशंस को व्यक्त एलिजी में किया जाता है। ठीक है। और इसके साथ इसमें फॉर्मल लैंग्वेज यूज की जाती है। इसमें एक फ्रेंडली वे में दिखाया जाता है कि वो मेरा दोस्त था, उसको मतलब किसी भी अपने दोस्त को याद करने में, या किसी कोई भी जो गुजर गया, ठीक है, उसको याद करने के लिए। और ये इसमें जो एलिसी होती है ना, वो मोस्टली जो व्यक्ति होता है वो या तो पर्सनली लिखता है, मेनली तो पर्सनली ही एलिसी को उसी व्यक्ति के लिए लिखी जाती है जिसे वो पर्सनली जानता हो, ए पर्सन whom द पोएट नोस। ठीक है। और दूसरा कि कोई भी फेमस पर्सनैलिटी है, जैसे किंग, कोई भी किंग है, या फिर कोई बड़ा कोई लीडर है, ठीक है, फिर या कोई फिर बड़ा कोई समाज सेवी है, सोशल एक्टिविस्ट है, ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन में समाज के लिए बहुत अच्छा किया हो, देश के लिए बहुत अच्छा किया हो, और ऐसे व्यक्ति से लोग हार्टेडली कनेक्टेड है, वो पोइट भी कनेक्टेड है और उसके बारे में जानता है, तो उससे उसकी जो इनर फीलिंग्स जुड़ी हुई है लोगों की, उस पोइट की खुद की, वही एक्सप्रेस की जाएगी। तो एलिजी क्या होता है, मोस्टली तो उस पर्सन के लिए लिखी जाती है जिसे वो पोएट जानता है पर्सनली। एक किसी भी ऐसे पर्सनल नॉन व्यक्ति के लिए लिखी जाएगी, एक नॉन पर्सन के लिए लिखी जाएगी, या अननोन में ऐसा पर्सन जिसे ज़्यादा सारे लोग जानते हो या बहुत सारे लोग जानते हो, कोई फेमस पर्सनैलिटी है, ठीक है, जिसे सब प्यार करते थे, इस तरह से। तो ये चीज़ें हैं। इसके हमने इसका ओरिजिन भी पढ़ लिया कि इसका ग्रीक और जो रोमन जो एंशियंट जो लिटरेचर है उससे इसका ओरिजिन हुआ है, और 18th सेंचुरी के रोमांटिक पीरियड से इसकी लिटरेचर में इसका पूरा इसका इस्तेमाल होने लगा था। अब जो एलिजी लिखी जाती है उसका थोड़ा स्टाइल जान लेते हैं कि एलिजी में क्या कुछ लिखा जाता है। तो एलिजी में सबसे पहले लिखे जाते हैं, सबसे पहले ब्रीफ, कि इसमें सबसे पहले ब्रीफ लिखा जाएगा कि जब एलिजी लिखना पोएट स्टार्ट करता है तो उसमें सबसे पहले वो बातें बताएगा, उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देगा ऑडियंस को कि वो कौन था, क्या था, उसका नाम क्या था, कहाँ से वो बिलोंग करता है, इस टाइप की, मतलब आप समझने के लिए कि इस तरह का ब्रीफ उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद में उसकी जो सेकंड जो स्टेप होता है एलिजी लिखने का, वो होता है उसकी अचीवमेंट्स, कि उसने लाइफ में ऐसा क्या अचीव किया
जिस कारण से जो पोएट है उसके लिए एक एलिजी लिख रहा है, ठीक है, उसके अचीवमेंट्स। अब किसी पर्सनली नॉन पर्सन के लिए लिखी जा रही है, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे पोएट जानता है, उसका कोई फ्रेंड हो सकता है, उसकी कोई लवर या बिलव्ड हो सकता है, और इसके अलावा कोई भी उसका फैमिली रिलेटिव हो सकता है, मदर फादर कोई भी हो सकता है, ब्रदर सिस्टर वाइफ हस्बैंड, कुछ भी जिसके लिए भी लिखी जा रही है। तो उसकी अब उसमें क्या अचीवमेंट लिखी जाएगी, भाई यही कि वो किस तरह का उसके लिए व्यवहार करता था, उसने उसे लाइफ में कितनी खुशियां दी, कितना कुछ उसने कितना अच्छा साथ दिया उसका लाइफ में, ये सब चीजें अचीवमेंट्स में। और कोई फेमस पर्सनैलिटी है तो उसने लाइफ में कितना कुछ अचीव किया, कितना अपनी कंट्री के लिए किया, कितना सोसाइटी के लिए किया, वो सब चीजें। तो ब्रीफ में स्मॉल इंट्रोडक्शन की उसका, ब्रीफ में उसका बताया जाएगा कि वो ये व्यक्ति था और उसकी ऐसे ऐसे दुर्घटना में अब मृत्यु हो गई, अब वो हमारे बीच में नहीं है। अचीवमेंट्स में उससे जो भी लाइफ टाइम में किया वो सब। और फिर जो थर्ड स्टेप आता है वो है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि सांत्वना या अपने आप को समझाना, या फिर किसी भी तरह से जो उसके श्रद्धांजलि देना उसको, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 स्टेप्स होते हैं जिनको मिला करके एक एलिजी पूरी की जाती है, एक एलिजी पूरी की जाती है। तो अब इतनी बातें हमने सीख ली, अब हम जानते हैं इसके टाइप्स के बारे में। एलिजी कितने टाइप्स की होती है? तो एलिजी के ये टाइप्स हैं। टाइप्स सबसे पहले होती है क्रिटिकल एलिजी, जिसके अंदर किसी चीज की विवेचना की जाए, ठीक है। दूसरी होती है पेस्टोरल एलिजी जिसके अंदर शिपहर्ड्स एक ग्रामीण क्षेत्र के बारे में, जो गाय भैंस चराने वाले होते हैं, भेड़ चराने वाले होते हैं, शिपहर्ड की एलिजी लिखी जाती है। एक थर्ड जो टाइप है वो रिफ्लेक्टिव, और फोर्थ जो है ये थर्ड पेस्टोरल, सेकंड, और फर्स्ट है क्रिटिकल। इंपोमेस्टिक होता है जो ऐसी एलिजी जो एक पोएट दूसरे पोएट के लिए लिखता है, ऐसी एलिजी जो एक पोएट दूसरे पोएट के लिए लिखता है। तो आपको इनके एग्जाम्पल दूंगी मैं, अभी मैं आपको बताऊंगी कि जो कुछ फेमस एलिजीज है जिनके बारे में एलिजी से क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको वो भी यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, 5-6 हैं वो भी आपको लिखवा दूंगी। तो आप ये सब चीजें नोट डाउन करते रहिए अपनी कॉपी में, आपके अच्छे से नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएगी। इनकॉमेस्टिक होती है कि जब एक पोएट दूसरे पोएट के लिए लिखता है, पोएट दूसरे पोएट के लिए लिखे, ठीक है। तो अब ये यहाँ तक आपको मैंने सब इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो बता दिए हैं, कुछ एक बातें और हैं उन्हें भी जान लेते हैं। तो इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं, लिटरेचर के अंदर एलिजी से मिलती जुलती टर्म्स हैं जिनका मीनिंग एलिजी की तरह ही होता है, एक तरह के शोकगीत ही होते हैं, लेकिन कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हम जान लेते हैं जिनका मतलब भी यही होता है। फर्स्ट है वैक्यूम, लेमेंटेशन, डिर्ज, थियोनडी, कोरोनेच, ईओलॉजी। ये जो ईओलॉजी है इसके बारे में थोड़ा मैं बताती हूँ आपको। ईओलॉजी क्या होता है कि एक फ्यूनरल सॉन्ग होता है। क्या होता है? एक फ्यूनरल सॉन्ग की मतलब जब व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उसको जलाने या दफनाने के लिए लेके जा रहे हैं, तो उस समय उसके फ्यूनरल पे गाया जाने वाला सॉन्ग, फ्यूनरल सॉन्ग, उसी के मतलब अभी तक उस व्यक्ति को दफनाया या जलाया नहीं गया है, उसके फ्यूनरल जो सेरेमनी है उसके ऊपर गाए जाने वाले सॉन्ग को यूलॉजी बोला जाता है, ठीक है। आपको समझ आया कि एलिजी क्या है? एलिजी तो हम बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। एलिजी ऐसा नहीं है कि एलिजी तो भाई अब कभी भी जब भी कभी उसकी याद आई और हमने पोएट ने राइटर ने एलिजी लिख दी। यूलॉजी क्या है? उसके फ्यूनरल सॉन्ग, उसके फ्यूनरल जो सेरेमनी है उसके ऊपर गाया जाने वाला सॉन्ग, ठीक है। तो ये आपके हमने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कर लिए और अब हम करते हैं
इसके जो कुछ इम्पोर्टेंट जो एलिजीज है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये फेमस एलिजी हैं जिन्हें हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट एलिजी जो है, ये कुछ मोस्ट फेमस एलिजीज हैं जो कि एग्जाम में अपीयर होती रहती है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हैं, और आप इन्हें एक बार पढ़ लेते हैं फिर बाद में समझाती हूँ। फर्स्ट है एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। ये थॉमस ग्रे ने लिखी थी, ये लिखी गई थी 1750 में। ये एलिजी थॉमस ग्रे ने लिखी थी, एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। इसके बाद में जो सेकंड है वो है इन मेमोरियम। ये इन मेमोरियम लिखी गई है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा, और ये लिखी थी इन्होंने अपने फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलियम के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद में जो थर्ड है वो है, और ये लेसिडियस, और ये लेसिडियस मैंने आपको जब जॉन मिल्टन करवाया है तो उस वीडियो के अंदर मैंने बताया था, वो फोकस करके बताया था कि लेसिडियस जो है ये 1637 में जॉन मिल्टन ने लिखी थी अपने जो इनका जो कॉलेज फ्रेंड हम कह सकते हैं किंग एडवर्ड, जो इनका कॉलेज फ्रेंड था उसकी याद में इन्होंने लिखी थी। किंग एडवर्ड की एक समुद्री यात्रा या इस तरह से पानी की जल यात्रा करते टाइम इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनकी याद में जॉन मिल्टन ये लेसिडियस ये फेमस एलिजी लिखते हैं 1637 में। और इसके बाद जो नेक्स्ट है फोर्थ है वो एडोनियस। एडोनियस जॉन कीट्स की याद में लिखी गई है, और ये एडोनियस को लिखा था पीबी शेली ने, जॉन कीट्स की याद में एडोनियस। नेक्स्ट इन मेमोरी ऑफ W.B. यीट्स। इन मेमोरी ऑफ W.B. यीट्स, इन मेमोरी ऑफ W.B. यीट्स, ये लिखी गई थी W.H. ओडेन के द्वारा यीट्स की याद में। फिर ओ कैप्टन माय कैप्टन, ये बहुत ही फेमस एलिजी है। ओ कैप्टन माय कैप्टन ये वॉल्ट विटमैन ने लिखी थी अब्राहम लिंकन की याद में। अब्राहम लिंकन की याद में 1865 में ये लिखी गई थी। अब्राहम लिंकन की याद में लिखी गई थी ओ कैप्टन माय कैप्टन। जब अब्राहम लिंकन की मृत्यु हो जाती है तब वॉल्ट विटमैन लिखते हैं कि तुम तो एक जहाज के कप्तान हो, और अब हमारा जहाज कैसे इस यात्रा को पार करेगा, इस तरह से ये लिखी गई है। तो ये कुछ फेमस एलिजीज हैं। तो बच्चों आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप नोट्स बना रहे हैं इन फैक्ट्स के, तो इनके साथ कुछ स्पेस भी छोड़ते जाइए, क्योंकि कुछ आगे अगर आपको कहीं पे भी कोई भी और एलिजी मिलती है, कहीं आप सर्च कर रहे हैं, या फिर जो लेक्चर्स आएंगे आगे के उनके अंदर भी अगर मुझे लगा कि किसी जो हमारे सिलेबस में जो पोइट्स हैं उनकी पोएम्स हैं, या जो भी नॉवेल्स ड्रामास जो भी दिए गए हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे, और उनमें कहीं पे भी लगता है कि इस पोइट की ये चीज़ ये एलिजी या ये कोई और जो वर्क है उसका वो फेमस है, तो हम उन पर फोकस करते चलेंगे। तो हमें आपके इसके अंदर एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड कर सके, इसके लिए थोड़ा स्पेस अपने पास रखिए, नोट्स बनाइए, और उसमें थोड़ा 1 पेज का या 2 पेज का खाली स्पेस भी पास में रखिए, या कहीं ऊपर नीचे जहाँ आप एडजस्ट कर सके इस तरह का स्पेस दे के रखिए, ताकि कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करने पड़े तो आप कर सकें। तो ये हमारा एलिजी का टॉपिक था जो हमने कर लिया, ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें मैं डिस्कस कर लिए हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।